एलडीए के अध्यक्ष और एलडीए के पूर्व चीफ इंजीनियर के बीच चल रही तकरार को लेकर इस समय एलडीए काफी सुर्खियों में है। बात हो चाहे मंडलायुक्त को दिए जाने वाले बंगले की या फिर आरोप लगाए गए हो अवस्थापना निधि को लेकर। हमारे साथ में इस समय एलडीए के सचिव पवन गंगवार जी हैं, उनसे जानते हैं क्या हकीकत है इन चीजों में, क्या जो आरोप लगाए गए हैं उनके क्या फैक्ट्स हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि पहली चीज बंगले पर ही बात करते हैं। लगभग 1 करोड़ का एस्टीमेट बताया जा रहा है, तैयार किया गया था। 80 लाख रुपए उसमें सिविल के, 20 लाख रुपए इलेक्ट्रिकल वर्क के। क्या है मामला? अवस्थापना निधि से खर्च करने वाले थे आप लोग? इशू ये है कि लखनऊ में आयुक्त लखनऊ मंडल के नाम पर कोई भी डिजिग्नेटेड आवास पूर्व में नहीं रहा है। जैसे प्रदेश के अन्य मंडलों में आयुक्त का एक बेंगलो होता है ऑफिशियल, और वो कैंप ऑफिस भी उसमें होता है और वो 24 घंटे काम करता है, जिससे वहाँ के उस पूरे मंडल के लोगों को सुविधा होती है कि किसी भी इमरजेंसी में किसी भी समय वो आयुक्त से संपर्क कर पाते हैं। लखनऊ में क्योंकि पूर्व में कभी नहीं रहा है और वर्तमान जो आयुक्त लखनऊ मंडल हैं वो सीएसआई टावर में एक फ्लैट में रहते हैं, तो एक पहली बार वर्तमान समय में एक अच्छा कार्य ये हुआ है कि आयुक्त लखनऊ मंडल के नाम से राज्य संपत्ति विभाग ने एक बेंगलो को आरक्षित किया है। अब उस बेंगलो में को अगर कैंप ऑफिस कम रेजिडेंस के रूप में डेवलप किया जाना है तो निश्चित तौर पर उसकी रिक्वायरमेंट सामान्य आवासीय ज़रूरत से ज़्यादा होती है, और क्योंकि राज्य संपत्ति विभाग का बेंगलो है तो प्राथमिक जिम्मेदारी तो राज्य संपत्ति विभाग की ही है कि वो उसके रिनोवेशन का कार्य करे। एक प्रारंभिक आगणन एलडीए के द्वारा बनाया गया था और वो आगणन जांच के प्रक्रिया में था, पीएटी की जांच के प्रक्रिया में था। तो उस पर क्योंकि ये बहुत प्रीमेच्योर है कि क्योंकि वो प्रोसेस नहीं हुआ था, किसी अवस्थापना निधि की बैठक में प्रस्तुत नहीं किया गया था, न बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ था, तो वो एक प्रारंभिक आगणन बनाया गया था और उसी स्तर पर ये विवाद हो गया। तो जिसके कारण से ये बात आई, जहाँ इस विषय में दो बातें हैं कि एक तो ये कि आयुक्त लखनऊ मंडल का एक डेजिग्नेटेड आवास होना चाहिए और जो कैंप ऑफिस 24 घंटे काम करे। जैसे आपने देखा होगा पिछले कोविड के समय में तो बहुत सारी जीवन रक्षक दवाइयाँ थीं जिनको आयुक्त के निवर्तन पर रखा गया था, और किसी भी समय चाहे छुट्टी हो या ऑड आवर्स में हो, किसी भी व्यक्ति को जब ज़रूरत होती थी तो उसके ये अपेक्षा थी कि आयुक्त लखनऊ मंडल को जब संदर्भित होगा तो उस पर निर्णय करेंगे। इसी प्रकार अन्य किसी भी स्थिति में क्योंकि आयुक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग तरह की होती है और 24 घंटे में कभी भी उनकी चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई और बात हो या किसी पब्लिक को किसी और क्राइसिस की बात हो, तो वो एक 24 घंटे का एक फंक्शनल कार्यालय कैंप ऑफिस के रूप में होना चाहिए। जहाँ तक मेरा मत है तो ये तो एक निर्विवाद है। अब ये है कि वो व्यवस्था कैसे हो, किस विभाग की धनराशि से हो, वो उस पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि ये बेंगलो क्योंकि मूलतः राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा आवंटित बेंगलो है और उन्हीं की संपत्ति है, तो इसलिए राज्य संपत्ति विभाग को ही इस पर कार्य करना चाहिए। जो ये एक एस्टीमेट बना 1 करोड़ रुपए का लगभग, तो ये एस्टीमेट आप लोगों ने खुद आकलन किया या जो आयुक्त महोदय हैं उन्होंने अपनी ज़रूरतें बताई कि वहाँ क्या होंगी, उसके हिसाब से तैयार हुआ? बेसिकली ज़रूरतें उसमें आवासीय जो उसका सेक्शन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, लेकिन क्योंकि कैंप ऑफिस उसमें बनना था, एक मीटिंग हॉल है, स्टाफ के बैठने की व्यवस्था है उसमें और उस तरह की चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से आगणन की जो वॉल्यूम था वो थोड़ा आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहले तो ये है कि वो कार्य करने के संबंध में कोई पत्रावली अभी तो मतलब सचिव के रूप में अगर मैं कहूँ तो मेरे स्तर पर भी प्रस्तुत नहीं हुई थी। तो एक प्रारंभिक आगणन जो जांच के उस स्थिति में था और उसी स्तर पर यह प्रकरण विवादित हो गया। और दूसरा ये कि अगर पहले बनता भी तो जिस विभाग जैसे अवस्थापना विकास निधि में जो कार्य सैंक्शन भी होते हैं, अगर उन कार्यों को किसी दूसरे विभाग की होती, जैसे नगर निगम का मान लीजिए कोई पार्क है जिसको अवस्थापना विकास निधि में प्राधिकरण के द्वारा कार्य करना है, तो नगर निगम की एनओसी ली जाती है, नगर निगम की सहमति ली जाती है, उसके बाद ही होता है, क्योंकि उसमें डुप्लीकेसी ना हो किसी स्तर पर। क्योंकि यह बेंगलो मूलतः राज्य संपत्ति विभाग का है तो पहला उत्तर जिम्मेदारी तो राज्य संपत्ति विभाग की ही है उसको रेनोवेट करने की, और क्योंकि ये विषय शुरुआत में ही क्योंकि आगणन के स्तर पर ही विवाद हो गया, इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हुई है।
तो दूसरी चीज़ एक जो विवाद और उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि पूर्व चीफ इंजीनियर साहब का कहना है कि 218 करोड़ के अवस्थापना निधि के काम थे जो फाइलें लौटा भी दी गई, उन पर जनहित के काम थे, काम आगे नहीं बढ़ाया जा सका। मंडलायुक्त को ऊपर ही वो आरोप लगा रहे हैं इसमें भी। देखिए, नगरीय अवस्थापना की जो बैठक होती है वो आयुक्त की अध्यक्षता में ही बैठक होती है, जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कि जो नगरीय अवस्थापना में उपलब्ध धनराशि है उसमें से कौन से कार्य की कराए जाएं, वहीं पर प्राथमिकता तय होती है। यहाँ तक 218 करोड़ का प्रश्न है तो प्राधिकरण के स्तर से 218 करोड़ की धनराशि के कार्यों को चिन्हित करते हुए किया गया था, लेकिन धनराशि जो उपलब्ध है वो करीब 66 करोड़ की ही धनराशि उपलब्ध है उस मद में वर्तमान में। तो अगर वो बैठक होती तो उसमें भी 66 करोड़ के ही कार्य कराए जा सकते थे, लेकिन प्राथमिकता तय करने में जो विलंब हुआ उसके पीछे मूल कारण है कि बहुत सारे लोक महत्व के कार्य हैं जिसमें काफ़ी धनराशि की ज़रूरत होगी। जैसे उदाहरण के लिए लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, तो उसका कार्य विभिन्न चरणों में डिवाइड किया गया है जिसकी डीपीआर प्राप्त हो चुकी है। तो उसके लिए जो वांछित धनराशि वो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ धनराशि में लैंड मोनेटाइजेशन के माध्यम से उसको व्यवस्था की जानी है। उसी में एक विचार ये था कि कुछ ज़रूरी कार्य जो उनको इमीडिएटली लिंक जोड़ा जा सकता है उनको नगरीय अवस्थापना से भी कराए जाने पर विचार किया जाए, लेकिन एक कम से कम एक सेक्शन की पूरी धनराशि की व्यवस्था करने के बाद ही वो कार्य करना उचित होता है कि पैचेज में कम करें तो कम से कम एक पार्ट तो उसका कंप्लीट हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से इनकी प्राथमिकताओं को तय करने में, क्योंकि उस पर सहमति नहीं हो पाई थी, तो ये बैठक नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर है कि निश्चित तौर पर कि वर्तमान में जो उपलब्ध धनराशि है इस हेड में वो करीब 66 करोड़ की धनराशि है, और 66 करोड़ के अवस्थापना के कार्य, अवस्थापना मतलब ये हुआ कि शहर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए जो ज़रूरी काम हो, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनना हो, उस तरह के कार्यों को चिन्हित करते हुए इस निधि का सदुपयोग किया जा सकता है। और वो धनराशि व्यर्थ नहीं है, वो धनराशि तो उपलब्ध है, और उस पर जो भी निर्णय होगा उस तरह से उन कार्यों को उस प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा। सर ये बताइएगा कि जो चीफ इंजीनियर होते हैं जब वो प्रस्ताव अपना कोई भेजते होंगे कि हमें ये काम कराना है, अवस्थापना निधि से इतने बजट की जरूरत है, तो उनकी जानकारी में तो होता होगा कि अवस्थापना निधि में कितना पैसा है पहले से? बिल्कुल उनकी जानकारी में होता है, लेकिन ऐसे में तो वो लोग फिर जो बना के प्रस्ताव ऐसे कोई भेजते हैं तो ये माना जाए कि उसी हिसाब से प्रस्ताव भी होने चाहिए। नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। उसके पीछे सिंपल कारण ये है कि हमेशा प्रस्ताव जो होते हैं वो अधिक धनराशि के और अधिक कार्य होते हैं, और बैठक केवल औपचारिकता मात्र नहीं होती है। बैठक में हर विषय पर चर्चा करके प्राथमिकता उसकी तय की जाती है कि कौन से कार्य इसमें प्राथमिकता पर लिए जाने हैं। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि 66 करोड़ अगर बजट है तो हम 66 करोड़ के ही प्रस्ताव लेकर के बैठक में जाएंगे। तो जो प्राधिकरण को लगता है कि जो आवश्यक और जरूरी कार्य हैं जिनको अवस्थापना निधि से कराया जा सकता है, उन कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए उनके आगणन के साथ अवस्थापना निधि की बैठक होती है। फिर बैठक में, क्योंकि एक वृहद बैठक है और उसमें तमाम काफ़ी विभागों का उसमें प्रतिनिधित्व होता है, और उसमें एक सामूहिक चर्चा करके एक निर्णय लिया जाता है कि किस प्राथमिकता में कौन से कार्य पहले कराए जाने आवश्यक हैं, और जो उसमें डिसाइड होता है बैठक में उन कार्यों को प्राथमिकता पर कराया जाता है। प्रबंध नगर की जो डीपीआर तैयार करने को लेके कंसल्टेंसी फर्म के चयन का मामला, उसको लेके एक पत्र आगे किया उन्होंने कि उसमें किसी को कुछ अंक दिए गए और अधिकारियों ने अलग अंक दे दिए, उसमें भी फर्म को चयन के लिए दबाव की बात वो कह रहे हैं। देखिए, ऐसे तो आप जितने भी टेंडर होते हैं जिसमें टेक्निकल इवेल्युएशन में जो QCBS प्रणाली है उस आधार पर जो टेंडर होते हैं, तो आप किसी भी टेंडर पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। किसी को कम दिए गए, किसी को ज़्यादा दिए गए, क्यों दिए गए। तो बेसिकली उनका प्रस्तुतिकरण होता है, उनकी किस मेथडोलॉजी पर वो कार्य करने वाले हैं, उनका क्या उस परियोजना के संबंध में विज़न है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो वाइटल पैरामीटर्स को 4-5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फिर जो संबंधित जो लोग आवेदक होते हैं उन सबों का प्रस्तुतिकरण होता है। तो सभी कंसल्टेंसी फर्म जो उस टेंडर में पार्टिसिपेट की थी उनका प्रस्तुतिकरण हुआ, और फिर उसके आधार पर उन पैरामीटर्स पर अंक दिए गए।
ये जो पूर्व चीफ इंजीनियर साहब का आरोप है उसे आप किस तरह देखते हैं कि उनको सिर्फ इसलिए हटा दिया गया यहाँ से रिटायरमेंट से एक हफ्ता पहले क्योंकि उन्होंने बंगले की फाइल को रोक दिया था? इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है। बंगले का जो कंट्रोवर्सी है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो एक पृथक से विषय है, और जो उनको हटाए जाने का या उनके विरुद्ध जांच कराए जाने का शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया वो एक अलग कार्रवाई है। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं। क्या मामला था उनके ऊपर जो जांच भी हुई थी, कार्रवाई भी आगे हुई, क्योंकि यहाँ से भी कई जांचें चल रही थी? नहीं, कुछ शिकायतें हुई थी विभिन्न स्तर पर। लोकायुक्त के यहाँ भी एक शिकायत हुई थी, शासन स्तर पर भी कुछ शिकायत हुई थी। तो उनके संबंध में जो शिकायतें लगभग 1 वर्ष पुरानी होंगी, और उसके में जो फैक्चुअल रिपोर्ट्स हैं वो शासन को प्राप्त हुई थी, और उन पर विचार करते हुए शासन के द्वारा कोई सुविचारित निर्णय लिया गया है। अब उसकी टाइमिंग की वजह से कि दोनों बातें एक साथ हो गई इसलिए उनको जोड़ा जा रहा है, परंतु उनका आपस में कोई संबंध नहीं है, वो दोनों बातें अलग अलग हैं। क्या शिकायतों में कुछ भ्रष्टाचार के मामले थे? शिकायतें मुख्यतः जो प्रोसीजरल जो एनोमलीज होती हैं उसके बारे में वो मुख्य रूप से शिकायतें थी। टेंडर में कह सकते हैं एक प्रक्रिया होनी चाहिए, उनको पूरा सही से फॉलो ना करना, इस तरह की बात? हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में एलडीए सचिव पवन गंगवार जी। तो जो ये पूरा विवाद शुरू हुआ, पहले चीफ इंजीनियर को हटाया गया, उसके बाद एक बंगले को लेकर ये विवाद जब आगे बढ़ा तो उसे लेकर उनका साफ कहना है कि वो बंगले का जिसका जिक्र किया जा रहा है, वहाँ पर काम का जो जिक्र किया जा रहा है, वो तो अभी फाइल सिर्फ प्रक्रिया में चल रही थी। अभी ना सचिव के स्तर तक आई थी, ना अधिकारियों के उस ऊपर सिर्फ चर्चा चल रही थी, और आगे क्या होता है ये तय भी नहीं था। तो ऐसे में इस तरह के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। बहरहाल देखना होगा ये तकरार अभी आगे और कहाँ तक जाती है। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।